अजीब शादी। एक गांव एक नदी के किनारे बसा था। इसके मुखिया का नाम सूरज था और उसकी पत्नी का नाम सुमन था। सूरज और सुमन की एक ही संतान थी, उनका बेटा जिसका नाम संजीव था, जिससे वह बहुत प्यार करते थे। संजीव एक सुंदर और मेहनती लड़का था। उसका शक्तिशाली बदन उसे अन्य युवकों से अलग करती थी। वह हमेशा तंदुरुस्त रहता। एक बार सुमन नदी में नहा रही थी। पास ही खेत में संजीव काम कर रहा था। अचानक उसकी माँ की आवाज़ आई, संजीव जल्दी यहाँ आओ। संजीव दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ उसकी माँ नहा रही थी। उसकी माँ नदी की तरफ इशारा करते हुए बोली, संजीव, नदी के बीचों बीच एक लड़की बहाई जा रही है और उसे तैरना नहीं आता है। नदी का बहाव बहुत तेज है। संजीव नदी की तेज धारा की परवाह किए बिना नदी में कूद पड़ा। वह तैरता हुआ बीच धारा में पहुंचा और सावधानी से लड़की को पकड़ा और धीरे धीरे उसे किनारे पर ले आया। वह बेहोश हो गई थी। संजीव ने किनारे आकर उस लड़की को जमीन पर लेटा दिया। तब तक वहाँ और लोग भी जमा हो गए थे। सुमन और अन्य लोग लड़की के उपचार में लग गए और उसकी देखभाल करने लगे। संजीव जल्दी से घर पहुंचा। उसने बांस को जोड़कर एक झूला जैसा बनाया ताकि लड़की को घर ले जा सके। फिर उस झूले को लेकर वह नदी किनारे गया। संजीव लड़की को झूले पर लेटाकर उसे घर ले आया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य अपनी जड़ी बूटियों की थैली लेकर वहां आ गया। उसने लड़की को बेहोश देखकर लड़की के मुंह में एक बूटी का रस टपकाया ताकि जो पानी लड़की के पेट में है वो बाहर आ जाए। थोड़ी देर बाद लड़की के पेट में जो पानी चला गया था वह उसके मुंह से बाहर आने लगा और थोड़ी ही देर में उसे होश आ गया। वैद्य कुछ और दवाइयाँ देकर वहाँ से चला गया और उसे आराम करने को कहा। उस लड़की की देखभाल की जिम्मेदारी अब संजीव की माँ की थी। जब उन्होंने उसका नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम नीलम बताया। जब उन्होंने उसके माँ बाप या परिवार के बारे में पूछा तो वह चुप रही। जल्दी पूछने पर नीलम रोने लगी। धीरे धीरे सुमन ने पूछना बंद कर दिया। सुमन की कोई बेटी नहीं थी, बस एक लड़का था। वह बेटी का सारा प्यार नीलम को लुटाने लगी। नीलम वहाँ के लड़के लड़कियों में घुल मिल गई और उनके साथ खेलने लगी। वहाँ कई लड़कियों से बताती कि किस तरह वो नदी में डूब गई थी और कैसे संजीव ने नदी की तेज धारा की परवाह किए बिना उसे बचाया। किस प्रकार उसकी देखभाल की। नीलम पर इन बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता और वह उसे पसंद करने लगी। पर वह संजीव से कुछ कहने से डरती, सोचती कि पता नहीं संजीव उसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि संजीव भी मन ही मन उसे पसंद करता था। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। गर्मी का मौसम आया। वहाँ के लड़के लड़कियाँ जंगल में खाने योग्य फल फूल जमा करने के लिए चल दिए और उन्होंने नीलम को भी बुलाया। वह भी उनके साथ गई। सबकी पीठ पर बांस की टोकरी बंधी थी और सिर पर कपड़े की पट्टी थी। वे सभी जंगल गए और जंगल में पहुंचकर वे लोग चारों ओर फैल गए और फल फूल जमा करने लगे। नीलम भी फल जमा कर रही थी कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने जैसे ही सिर उठाकर सामने देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा अजगर एक पेड़ से लिपटा नीलम की तरफ देख रहा था। वह धीरे धीरे नीलम की ओर बढ़ रहा था। नीलम की चीख पास में ही काम कर रहे संजीव ने सुनी तो वह भी डर गया और झट से वहां पहुंच गया। जब उसने वहां का दृश्य देखा तो वह समझ गया कि नीलम की जान खतरे में है। उसने आव देखा न ताव और वह अजगर पर टूट पड़ा और उसका मुंह दोनों हाथों से कसकर दबा दिया। अजगर उसे अपनी पूंछ में दबाने का प्रयास करने लगा। तभी संजीव ने अपनी कुदाल से अजगर का गला काट दिया और अजगर वहीं मर गया। तब तक सब लड़के लड़कियां वहां आ गए थे। उन्होंने संजीव की खूब तारीफ की। संजीव ने नदी में जाकर अपना शरीर धोया। फिर सब लोग गांव की तरफ चल दिए। अंत में संजीव और नीलम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चले थे। नीलम का दिल अब तक जोर जोर से धड़क रहा था। वह बहुत डरी हुई थी। गांव में उस श्याम देवता को बलि चढ़ाई गई और रात भर उत्सव होता रहा। संजीव के माता पिता उसका विवाह एक योग्य कन्या से करना चाहते थे। उसकी शादी के लिए बहुत चिंतित हो गए, इसलिए वे एक अच्छी कन्या की खोज में लग गए। संजीव ने जब माता पिता को अपने लिए लड़की ढूंढते देखा तो सोच में पड़ गया कि कैसे अपने माता पिता को बताए कि वह तो नीलम से विवाह करना चाहता है। इसके लिए उसने अपनी बहन रमा की मदद मांगी, जो उसके ताऊ की लड़की थी। रमा अपने चाचा चाची के पास गई और बोली, चाची, आप संजीव के लिए क्यों इधर उधर लड़की ढूंढ रहे हैं? लड़की तो घर में ही है, उससे करा दो शादी। कौन? सुमन ने पूछा। रमा बोली, अरे चाची, नीलम। और कौन? यह तो हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या संजीव और नीलम एक दूसरे से विवाह करना चाहेंगे? क्या पता संजीव को नीलम पसंद न आए। संजीव के पिता बोले, मैं उन्हीं की तरफ से आई हूँ। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, तो शादी की तैयारी करो। सुमन बोली, संजीव और नीलम का विवाह हो रहा है, यह बात सारे गांव में फैला दो। सब लोग बहुत प्रसन्न थे और सबसे ज़्यादा प्रसन्न संजीव के माता पिता थे, जो कब से नीलम को अपनी बहू बनाने के लिए सपने देख रहे थे और बोल नहीं पा रहे थे। इस खुशी के अवसर पर किसी को याद नहीं रहा कि उन्होंने नीलम के माता पिता या परिवार के बारे में कुछ नहीं पता है। जोर शोर से विवाह की तैयारियां होने लगी और नीलम भी बहुत खुश थी। आसपास के सारे गाँव वालों को भी न्योता भेजा गया। एक एक परिवार को न्योता पहुंचाना चाहिए। एक भी छूट गया तो वह सारा जीवन उलाहना देता रहेगा और हमारी नाक कट जाएगी।
संजीव की माँ बोली, आखिर विवाह का दिन आ गया। सुबह से ही रात के भोज की तैयारियां हो रही थी। सुअर व मुर्गे का मांस, हरे कच्चे बांस की दाल और चावल, लड़के लड़कियों रंग बिरंगे कपड़े पहने एक तरफ नाचे गाने में मस्त थे तो दूसरी तरफ बड़े बूढ़े बातों में लगे थे। एक ऊंचे स्थान पर विवाह का मंडप बना था जिसे गांव के लोगों ने सुंदर फूल पत्तियों से सजाया था। सुबह से संजीव के रिश्तेदार दूर दूर से पहुंच रहे थे। उन्हीं में एक था जुम्मन। वह भी अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के साथ आया हुआ था। संजीव के पिता और जुम्मन कभी मिले नहीं थे। सूरज को केवल यह मालूम था कि जुम्मन की पहली पत्नी मर गई थी तो उसने दूसरा विवाह किया और उसकी दूसरी पत्नी बहुत तेज थी। आते ही जुम्मन तो बड़ों के बीच में बैठ गया और उसकी पत्नी और औरतों की बैठक में चली गई। उसकी बेटी सीधी वहां पहुंची जहां दुल्हन को फूलों से सजाया जा रहा था। जब जुम्मन की लड़की ने नीलम को देखा तो वह चौंक गई और बोली, यह तो मेरी सौतेली बहन है जिसने नदी में कूदकर जान दे दी थी। यह यहाँ कैसे? और ये जिंदा है? वह दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास पहुंची और उसे बताया कि दुल्हन कौन है। सुनकर उसकी माँ के होठों पर मुस्कान फैल गई। देखे अब कैसे नीलम की शादी इतने अच्छे घर में होती है। यह संजीव की माँ के पास पहुंची और बोली कि दुल्हन तो उसके पति की पहली पत्नी की बेटी है। हमने समझा था कि वह नदी में डूबकर मर गई। संजीव और उसका एक ही गोत्र है तो यह शादी नहीं हो सकती। संजीव बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, अगर दोनों का गोत्र एक है तो यह शादी कैसे हो सकती है? लोग कहने लगे। विवाह का सारा आयोजन ठंडा पड़ गया। सब लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। थोड़ी देर में वहां सन्नाटा छा गया। संजीव ने जब सुना तो उसने दूल्हे की पोशाक नीचे फेंक दी और गुस्से में वहां से चला गया। नीलम को छोड़कर सब लड़कियां चली गई और वह एक कोने में बैठकर रोती रही। रात का बना हुआ भोज का खाना वैसे ही पड़ा रहा। किसी ने भी कुछ नहीं खाया। ऐसे ही रात हो गई। आधी रात के समय संजीव नीलम के पास आया और बोला, यहाँ हमारा विवाह नहीं हो सकता। चलो हम यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाएं, वहाँ हम आराम से रहेंगे। नीलम मान गई। दोनों रात के अंधेरे में घर से निकल गए। वे 4 रातें और 4 दिन तक चलते रहे। भूख लगने पर जंगल के फल तोड़कर खा लेते और झरने का पानी पीते। कई दिनों बाद वे एक गाँव में पहुँचे। संजीव ने वहाँ के सरपंच से वहाँ रहने की अनुमति मांगी जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी। दोनों वहाँ रहने लगे। संजीव ने एक पहाड़ी के ऊपर जमीन से 5 फीट ऊंचे बांस के पेड़ पर अपना घर बनाया। किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि वो लोग कहाँ से आए हैं। सबने यह मान लिया कि वो लोग अपना पिछला गांव छोड़कर नए गांव की तलाश में यहाँ आए हैं। दोनों आराम से रह रहे थे। इधर संजीव के माता पिता ने समझा कि संजीव और नीलम ने विवाह न होने के कारण आत्महत्या कर ली। सुमन अक्सर अपने बेटे को याद करके रोती और अपने आप को दोष देती। समय बीतता रहा और रमा का विवाह हुआ। जब वह विदा होकर अपनी ससुराल के लिए चली तो गाँव के 4 लड़के रिवाज के अनुसार उसे उसकी ससुराल तक पहुँचाने के लिए उसके साथ चले। जब वे जा रहे थे तो उन्हें एक पहाड़ी के ऊपर एक घर दिखाई दिया और वह सबसे अलग था। पूछने पर उन्हें बताया गया कि यह घर संजीव का है। रात में नागुराई में घर में उत्सव हुआ। वे सभी हैरान रह गए। सभी ने माता पिता को बताया कि संजीव और नीलम जीवित हैं। संजीव के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह संजीव के पास गए और बोले, तुमने अगर विवाह कर लिया है तो हमारे साथ घर चलो। संजीव मान गया और अब सभी घर चले गए और अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।